चलो तुम लोग कुछ अपने ख्याल इस पे बता दो, कहाँ पढ़ा था, कभी याद है कि नहीं, कहाँ कहाँ ये शब्द सुना है? 12th स्टैंडर्ड से पढ़ा है? बोलो, 12th से पढ़ा है? इम्यूनोलॉजी शब्द कब सुना था? हाँ, और अभी कोरोना के टाइम पे तो हमने कोविड में तो लोगों ने फूक दिया। पंखा भी बेच रहे, तो हम किसके नाम पे बेच रहे हैं? इम्यूनिटी के नाम पे। मैंने ये पंखा लगा लो, इसमें एंटीबॉडी मिलेगी। ऐसे ही था ना कुछ? तो कहाँ कहाँ सुना है ये सब शब्द सुना है? तो क्या होता है बोलो? So immunology जो होती है that is the study of the immune system involving all the cells of the immune system and basically we will talk about the defense system of our body and all the processes related to that. और कुछ? बैठो। और कोई? इतना तो सबको पता होना चाहिए ना, डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी, ये सब। आप जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम हर किसी काम को करने के लिए अलग अलग है। वैसे ही एक सिस्टम है जो हमारे अंदर जो किससे प्रोटेक्ट करता है हमको? डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, तो उस पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, फॉरेन मॉलिक्यूल से प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हो? इम्यून सिस्टम। और उस इम्यून सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, कोई चीज लिखी है। अब हमको आज जो टॉपिक जिसके साथ डील करना है वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले जब कोरोना आया था तो बहुत जल्दी वैक्सीन हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पर अभी जो हम एक वैक्सीन के डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो उसमें कितनी सदियाँ बीत गई उस एक चीज़ को डेवलप करते करते। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, कि ऐसा कुछ होता है बेसिकली, कि कोई चीज ऐसी है बॉडी के अंदर जिसमें हम क्या, जो हमारी बॉडी के लिए क्या करती है? लड़ती है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ती है, दूसरे पैथोजन से जाकर के लड़ती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, द फंडामेंटल ऑफ, अब इसका ये देखिए, एक नाम के एक वो थे, हिस्टोरियन थे, जो पहला शब्द कभी जिसने कभी इम्यूनोलॉजी या इम्यूनोलॉजी शब्द उस टाइम पे नहीं दिया गया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है किसका? इम्यून सिस्टम का, वो सबसे पहले एक हिस्टोरियन जो थे थियोसिडिस ने, इन्होंने 430 BC के अराउंड पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अब कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था? द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन वाज an individual can become resistant for life a certain disease after having contracted it only once। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर पर्सन किसी इन्फेक्शियस डिसीज से एक बार क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर सेकेंड टाइम उसके लिए क्या डेवलप हो रही है? इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ये देखा गया कि एक पर्सन, ये खुद इन्होंने, जिस टाइम पे क्या हो रहा था, प्लेग फैला हुआ था एथेंस में, तब ये खुद उस प्लेग से उस दौरान सारे उनके जो साथी थे उनकी डेथ हुई, लेकिन इन्होंने खुद ने देखा कि उनके अंदर ये उस प्लेग महामारी से कैसे हो गए? बच गए। उन्होंने खुद के अंदर ऑब्जर्वेशन करके देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या हो रहे हैं? इस महामारी से बच रहे हैं, और कुछ लोग क्या हो रहे हैं? ठीक है, तो उनका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर कोई भी डिसीज किसी पर्सन को हो रही है एक बार कभी, तो वो दोबारा उससे संक्रमित नहीं हो रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हुआ, यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट आया? इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये जो बेसिकली इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनिटी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन शब्द जिसका नाम है इम्यूनिस। इम्यूनिस का मतलब होता है एग्जम्प्ट, मतलब छोड़ देना। ठीक है, बेसिकली adopted to design the natural and acquired protection against disease such as measles and smallpox। ये जनरली ये जो शब्द था उस टाइम पे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? मीजल्स और स्मॉल पॉक्स, क्योंकि यही ऐसी दो बीमारियां थी जो उस टाइम पे बहुत महामारी की तरह फैली हुई। ठीक है, तो बेसिकली ये शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से, जिसका कहाँ से? इम्यूनस, जिसका मतलब क्या होता है? जब्त। ठीक है, बढ़े आगे। ये उस टाइम की बेसिकली स्मॉल पॉक्स जो पेशेंट है वो कुछ इस तरीके से उनकी बॉडी पर क्या दिखते थे? क्या बोल सकते हैं इसको? घाव या फोड़े बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो
इम्यूनोलॉजी की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, स्मॉल पॉक्स के साथ। ठीक है, आप अभी भी जानते हो कि पहली वैक्सीन किसने बनाई, एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये हमको पता है क्योंकि उस टाइम पे किसको क्या किया गया था, रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। अलग अलग सदियों में अलग अलग तरीके के लोग आए जिन्होंने वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के ऊपर क्या किया, काम किया। तो सबसे पहला जो बेसिकली वर्क है वो कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड था। किससे था, माइक्रो। जितने भी साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे थे, उन सबका कंट्रीब्यूशन किसके लिए है, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के, इम्यूनोलॉजी के डेवलपमेंट पे है बेसिकली। तो ये इसमें पॉस्चर आएंगे, रॉबर्ट कोच आएंगे, मैकिन्टॉफ आएंगे और बहुत सारे और पायनियर वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किस पे काम किया, ये स्मॉल पॉक्स और मीजल्स पे। ये पहला वायरस था जिसको, जो स्मॉल पॉक्स जिस वायरस की वजह से होता था उसका नाम क्या है। कभी कभी 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्मॉल पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है, वेरियोला। और ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। कैसा है वायरस है ये, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। कौन सा, वेरियोला। आई बात समझ में। पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया, हमने अभी तक पढ़ा। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसकी जो बेसिकली डिस्कवरी है, इम्यूनोलॉजी ब्रांच का जो डेवलपमेंट है वो किसके साथ हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी के साथ हुआ है, जिसमें पॉस्चर, रॉबर्ट कोच जैसे साइंटिस्ट का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। और पहली जो जिस डिसीज है जिसके ऊपर काम किया गया बेसिकली इम्यूनोलॉजी, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो कौन सी डिसीज है, स्मॉल पॉक्स। और उसका वायरस क्या है, वेरियोला, जो एक कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। बढ़े आगे। जब ये डिसीज हुआ करती थी, स्मॉल पॉक्स और ये बड़ी बड़ी जो महामारियां होती थी, तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि ये भगवान का प्रकोप है, कि इस वजह से पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। ठीक है, जबकि वो क्या था, एक प्रकार का इंफेक्शन था, जो एक कैसी डिसीज थी, ये कम्युनिकेबल डिसीजेस थी, जिसमें पूरे के पूरे गांव मर जाते थे। तो हमने देखा कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्सप्रेस हो रही। अब वो इतनी, जैसे भी कोरोना की साथ नहीं था, तो हम उसको कंसीडर करते थे कि भगवान का कोई प्रकोप है। तो ये जो पहले साइड थे दार्शनिक, बेसिकली एक प्रकार के पर्शियन फिजिशियन थे, जिन्होंने अल-जारी करके, ये पहले फिजिशियन थे जिन्होंने ये इस चीज को नकारा कि ये कोई अभिश्राप है या कोई पाप है या कोई ऐसा बहुत जिसकी वजह से गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। वो बेसिकली क्या है, एक प्रकार की डिसीज है। ठीक है, तो इन्होंने पहले एक्सप्रेशन किया उसको, कौन सी, कि फर्स्ट एक्सप्लेन द स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स आर डिसीज। ठीक है, ये पहले वही दार्शनिक थे जिन्होंने एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में भी दुनिया को बताया। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया किसका, अब शुरू से आप कहां से पढ़ते हो इम्यूनोलॉजी को, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने किसकी खोज कर ली थी, वैक्सीन। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी अप्रोचेस ऐसी हुई है जिसमें ये दिखाया गया कि पहले भी इम्यूनिटी लोगों ने डेवलप की है। और उसका पहला जो था वो क्या था, इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन समझता है, किसी के वुंड से कुछ माइक्रोब्स को निकाल करके किसी हेल्दी पर्सन में क्या करना, ट्रांसफर करना। इस प्रोसेस को आप क्या करोगे, इनॉकुलेशन। तो इनॉकुलेशन में क्या हो रहा है, इनॉकुलेशन फॉर स्मॉल पॉक्स इन इंडिया क्या करते थे, हम क्या करते थे, एक रॉड से या किसी फोर्सेप से लेकर के जो भी स्मॉल पॉक्स के वुंड्स थे वहां से उस बैक्टीरिया को उठा करके किस में ट्रांसफर कर देते थे, हेल्दी पर्सन पे ट्रांसफर। ये बेसिकली ये प्रैक्टिस इंडिया की प्रैक्टिस है। आप इसको बोलते थे पहले माता आ गई। ठीक है, इसका जो कनेक्शन था कोलकाता में उसको बोलते थे शीतला माता, ये लिटरेचर में लिखा हुआ। तो जो बेसिकली क्या करते थे हम लोग, वायर्स के अंदर जो वुंड्स थे उनका पस जो होता है ना, उनका पस या उनका जो लिक्विड मटेरियल उसको कलेक्ट करके सब किस में डाल के रख लेते थे, वायर्स में रखते थे। और यहाँ से उनको क्या करते थे, इनॉकुलेट करते थे किसके अंदर, हेल्दी पर्सन के। तो जो हेल्दी पर्सन है वो एक्सपोज हो गया किसके साथ, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से या वायरस से एक्सपोज। अभी हम बात करें किसकी, वायरस की। तो वो अगर वायरस से एक्सपोज हो गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ऐसी ही प्रैक्टिस चाइना में की जाती थी, पर उसका तरीका क्या था, अलग था। उन लोग क्या करते थे, वुंड के ऊपर या तो कॉटन रख देते थे, जो भी वुंड है उसके ऊपर कॉटन रखते थे और उस कॉटन को इनॉकुलेट करते थे, हेल्दी पर्सन के नोज में रख देते थे।
ताकि वो क्या कर सके, वायरस का क्या कहाँ जा सके, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सपोज। या फिर क्या करते थे, इसी तरीके से रॉड के थ्रू, चूंकि ये पर्सन हेल्दी है तो इसको किसी बच्चे को अगर इम्यूनाइज करना है तो वहाँ से क्या निकालते थे, वुंड से थोड़े से वायरस या बैक्टीरिया इनोकुलम लेते थे और उसके नोज में उसको इनोकुलेट करते थे। तो ये वैक्सीनेशन के पहले की प्रोसेस है, एडवर्ड जेनर के पहले की प्रोसेस है, जिसमें इनोकुलेशन और इस तरीके के मेथड से लोगों को क्या किया जाता था, इम्यूनाइज किया जाता था। लेकिन ये इम्यूनाइजेशन बहुत ही खतरनाक था। इसमें जो सर्वाइवलशिप थी वो बहुत कम थी कंपेरेटिवली अदर। समझ में आ रहा है आपको? ये कहाँ की कब की बात हो रही है, कौन से इसमें लिखा नहीं है मेरे ईयर्स, ठीक है। लेकिन जो पहला इसके बाद भी आया, जैसे इनोकुलेशन होता है वैसे एक टर्म उसके बाद फिर आया, कौन सा, वेरियोलेशन। अब ये शब्दों से आपको, वैक्सीनेशन जानते थे आप? वैक्सीनेशन के पहले क्या आया, इनोकुलेशन, और दूसरा क्या था, वेरियोलेशन, ठीक है। ये एक मैडम थी उस जमाने में, कौन से इसमें लिखा है कि 1000 BC के अराउंड पे, लेडी मैरी वोल्टे मॉन्टेग 1717 के दौरान, ठीक है। ये जो इनका पूरा जो परिवार था वो पूरा स्मॉल पॉक्स में मर गया, स्पेशली भाई जो कि उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, उसकी डेथ हो गई थी किसमें, स्मॉल पॉक्स वायरस उसकी वजह से, डिसीज की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, ये ऐसे एक बेसिकली फिजिशियंस के साथ थे जिन्होंने क्या किया, कंट्रोल्ड कंडीशन में इनोकुलेशन कराने की कोशिश की। कंट्रोल्ड कंडीशन में इनोकुलेशन कराने की कोशिश का मतलब क्या होगा कि जब इनोकुलेशन पहले किया जाता था उसमें डोज और रिस्पॉन्स, देखो जो डेथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है कि रैंडमली अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी किसी का इनोकुलम से निकाला, कॉटन से निकाला या किसी रॉड से निकाला, किसी दूसरे पर्सन में उसको क्या कर दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। वहां पर ना डोज फिक्स था, ना रूट फिक्स था, ना ही रिस्पॉन्स फिक्स था। हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट रहती है कि किस डोज से हम किस ड्रग को एडमिट करें किसी पेशेंट के अंदर, ठीक है। उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सब चेक होना चाहिए ना, और उसका कितने समय में रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर नहीं थी। तो ये बेसिकली एक पावरफुल पर्सनालिटी थी उस जमाने में। उन्होंने क्या किया कि जो इनके जेल में कुछ प्रिजनर्स थे, 6-8 ऐसे, उनको प्रिजनर्स के ऊपर ये सब चीजों को टेस्ट किया। मतलब अभी तक कोई साइंटिफिक स्टडी, अभी भी ये भी साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डोज और रिस्पॉन्स के बीच में स्टडी करने के लिए क्या किया, कुछ अब वहाँ पर उस जमाने में ऐसा तो नहीं था कि मेडिकल ट्रायल्स होंगे तो पहले रैट पे ट्रायल्स होंगे, फिर चिंपैंजीज पे ट्रायल होंगे, फिर एनिमल्स ह्यूमंस पे ट्रायल होंगे, ये सब फैसिलिटी थी क्या उस टाइम पे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उनको टेस्ट करना था, उन्होंने टेस्ट किस पे कर दिए, ह्यूमन। अब कोई तो आपके जैसे वॉलंटियर वहाँ जाके खड़ा नहीं हुआ कि हमारे ऊपर टेस्ट करो, तो वो क्या किया उन्होंने, जबरदस्ती कुछ जो प्रिजनर्स थे उनको पकड़ के लाया और उनके ऊपर ये सारे टेस्ट, कौन सा, जिसको नाम दिया गया क्या, ठीक है। ये किसके पहले की बात है? सर लो डोजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स लिखा है वहाँ पे, तो मतलब लो डोजेस मतलब उन्होंने डिटरमाइन किया ना। अच्छा। तो यहाँ पर उन्होंने डोज के ऊपर काम बेसिकली, अभी तक इससे पहले डोज के ऊपर काम नहीं हो रहा था। क्या करते, अब इसमें इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। जो भी पस सेल है, ठीक है, जो भी पस वहाँ पर हुआ है, जैसे कोई वुंड अगर सूख जाता है तो सूखने के बाद वहाँ पर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। Yes, sir. और पाउडर फॉर्म में करके उसको मेजर किया जा सकता है और उतना ही अमाउंट किसी दूसरे के अंदर उसको नाप करके इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये इन्होंने ये सारी प्रोसेस, ठीक है। लेकिन वो तो डेड हो जाता है ना, तो वो तो क्रिस्टल फॉर्म में कैसे? अभी इसका आंसर तुम मुझे बताओ, ये आप मुझे बताओगे थोड़ी देर बाद, आपसे ही सुनूंगा आंसर। सर यही आया पहले। हाँ? सर आपने बोला कि वो अभी देखो ड्राई हो गया, वायरस तो क्रिस्टलाइज भी ड्राई हो गया वायरस, मान लिया आपने, मैंने भी मान लिया, इनएक्टिवेटेड भी हो चुका है, ठीक है। अब इसका आंसर आप थोड़ी देर बाद मुझे दो। नहीं, मेरे को आगे सर। हाँ ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, मैं जहाँ पूछना है आप खुद सुनना चाहिए। क्रिस्टलाइज। अब देखो फर्स्ट वैक्सीनेशन जिसको बोला जाता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है। इसके पहले जितने साइंटिस्ट या जिन लोगों ने, बेसिकली साइंटिस्ट नहीं बोल सकते उनको, वो एक प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने ये सब चीज़ों पे काम किया, लेकिन उनका जो कोई भी रिसर्च है वो पब्लिश या रिपोर्टेड नहीं था। क्यों? इसीलिए हम जानते हैं कि जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है वो कौन है, एडवर्ड जेनर। अब एडवर्ड जेनर जिनका वैक्सीनेशन
98 में इन्होंने वैक्सीनेशन दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इसका वैक्सीनेशन का। इसके बाद से इम्यूनोलॉजी जो ग्रो हुआ है, इसके बाद यहीं से इम्यूनोलॉजी ग्रो होना स्टार्ट हुआ। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, क्या देखा, पहले उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो उनके घर जो दूध देने वाले आते थे, मिल्कमैन, ठीक है, वो देख रहे थे कि वो स्मॉल पॉक्स से कैसे रेजिस्टेंट थे। उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है क्योंकि उनको ऑलरेडी एक डिसीज हो चुकी थी, काउ पॉक्स। उनके पास जो उनके वुंड में थे, उनके ऑलरेडी वो उनमें वुंड्स थे बहुत सारे, और वो स्मॉल पॉक्स नहीं था, वो क्या था, काउ पॉक्स था, जो उनको किससे मिला था, गाय से, ठीक है। अब ये जो जिनको काउ पॉक्स हो चुका था वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट थे किससे, स्मॉल। ये ऑब्जर्वेशन था किसका, पहला एडवर्ड जेनर का। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये ऐसा रेजिस्टेंस इनके अंदर है अगर डेवलप, तो उन्होंने क्या किया, एक उनकी गार्डनर का कोई बेटा, उसका नाम फिलिप्स होगा शायद, हाँ, 8 ईयर ओल्ड बॉय, कौन, क्या नाम है इसका, हाँ, फिलिप्स, जेम्स फिलिप्स। तो ये इस बच्चे को क्या किया उन्होंने, जो काउ पॉक्स है ना, उससे क्या कराया, एक्सपोज करवाया, ठीक है, उसके एंटीजन से क्या करवाया, उसको एक्सपोज किया, और देखा कि फिर उसके बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स से उसको इन्फेक्शन कराने की कोशिश की। तो ये देखा गया कि काउ पॉक्स से वैक्सीनेशन होने के बाद उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। अब फिर यहाँ से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि बेसिकली जो इम्यूनिटी है वो किसकी वजह से आ रही है, काउ पॉक्स की वजह से। तो काउ पॉक्स के जो वायरसेस थे उनको किसकी तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, एज अ वैक्सीन। आई बात समझ में, बढ़े आगे। ये थी वैक्सीनेशन की, ठीक है, बच्चे को दिया जाए। सर अगर वो बच्चे को कुछ हो जाता है, हाँ वही सब। अब ये बेसिकली उनके अंडर ही था, जैसे कि ये उस टाइम पे एथिक्स इतना कुछ था नहीं, इतना किसी के पास दिमाग ही नहीं था इतना सब करना। बेसिकली वो उनके घर पे ही काम करती थी, गार्डनर थी, ठीक है। अगर मैं बोलता कि ठीक है एक्सपेरिमेंट करने दो, नहीं तो मैं तुमको निकाल दूंगा नौकरी से। नहीं हुआ, काउ पॉक्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस वुंड्स थे, लेकिन वो जानलेवा नहीं था, ठीक है। बढ़े आगे। अब आया इनका युग माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, जिसमें रॉबर्ट कोच और लुइस पाश्चर, ये दो साइंटिस्ट के नाम बहुत जाने जाते हैं यहाँ पर इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो पहला था लुइस पाश्चर, जिन्होंने 1818 के दौरान पहला कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्या हुआ इनके साथ भी, अब ये भी जो इस वैक्सीन की भी जो खोज हुई वो कैसे हुई, अचानक से। ये कल्चर कराने की कोशिश कर रहे थे किसका, एक बैक्टीरिया चिकन कॉलेरा, जो बेसिकली चिकन्स के अंदर क्या करता था, कॉलेरा डिसीज कॉज करता है, ठीक है। मुर्गियों के अंदर कौन सी डिसीज कॉज करता था, कॉलेरा। तो उन्होंने क्या किया, इसको कल्चर करने का तरीका ढूंढ लिया था, इसको चिकन कॉलेरा। जब चिकन कॉलेरा को ये कल्चर कर रहे थे तो कल्चर के दौरान इन्होंने देखा बीच में कुछ हॉलीडेज पड़े, तो इनके जो कल्चर थे वो नॉर्मल ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखे थे, ठीक है, और कुछ दिन तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बैक्टीरिया बेसिकली ये, अब हम वायरस की बात कहाँ खत्म हो गई, स्मॉल पॉक्स तक और मीजल्स तक खत्म हो गई, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, जब ये कल्चर करा रहे थे इस बैक्टीरिया का, तो कुछ कल्चर बाहर रख दिए, और बाहर रखने के बाद ये दोबारा जब वेकेशंस के बाद ये जब लौटे काम करने के लिए अपना, तो इन्होंने देखा कि फिर उस इनोकुलम से, इनोकुलम का मतलब वही बैक्टीरिया से इनोकुलेट करने की कोशिश की, किसको, चिकन से। तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर कोई डिसीज कॉज नहीं हुई, मतलब जो कॉलेरा था, चिकन कॉलेरा, उनके अंदर उन चिकन्स को वो चिकन कॉलेरा नहीं हो रहा था, जबकि उन्होंने वो इनोकुलेशन उनके अंदर इंजेक्ट किया। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा बैक्टीरियल कल्चर ये खराब हो चुका है, ठीक है। आप भी ये सोचोगे कि एक लाइव बैक्टीरिया था जिसको इन्फेक्ट कराते थे तो क्या हो जाता था, कॉलेरा। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अब उनको चिकन कॉलेरा से जब इन्फेक्ट कराया जा रहा है, जो ऑलरेडी कल्चर उन्होंने रखा था 10-15 दिन पुराना जहाँ रखा होगा, तो उस कल्चर से जब एक्सपोज कराया तो उनको चिकन कॉलेरा नहीं। तो उन्होंने ये सोचा, अपने असिस्टेंट को बोला कि नहीं आप एक काम करो, फ्रेश चिकन कॉलेरा, फ्रेश बैक्टीरिया जो है वो प्रिपेयर करो और फिर से हम उसको इंजेक्ट कराएं। तो जब ये देखा गया कि दोबारा उन्हीं चिकन्स को किससे इन्फेक्ट कराने की कोशिश की गई, फ्रेश बैक्टीरिया से, तब भी उनको चिकन कॉलेरा नहीं। लेकिन उन्होंने कोई दूसरी, मतलब जो चिकन्स थे जिनके ऊपर ऑलरेडी, जिनको पहले एक्सपोज किया था पुराने वाले कल्चर से, उसको छोड़ करके कुछ नए फ्रेश चिकन्स लिए, उनके अंदर कॉलेरा हो गया। तो तब उनका दिमाग चला कि
पुराने वाले जो डेड वाला जो कल्चर था उसमें कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से ये जो नए बैक्टीरिया से उसको इंजेक्ट कराने के बाद भी इसमें क्या नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन नहीं है। अब मुझे तुम आंसर दो, क्या हुआ? हमने क्या बोला? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सर मतलब वायरस अगर कोई लिविंग में एंटर करता है तो वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है ऑन दैट बेसिस। और कोई? सर अगर हम बोन की बात करें, पस की बात करें तो उसमें तो क्लस्टर देखो आपने क्या किया है, आपने उसको इनएक्टिवेटेड कर दिया है। एक कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर एटीन्यूएशन। और आज जितनी भी वैक्सीन बनती है वो किसकी वजह से बनती है? हम जो बात कर रहे हैं किसकी, अगर कोरोना वायरस की भी जो वैक्सीन है उसमें फिर वो तो लाइव सेल वैक्सीन थी, दूसरी कोई भी वैक्सीन की बात करें तो हम क्या करते हैं, जो उसका देखो पैथोजेनिसिटी वाला जो पार्ट है उसको हटा देते हैं, उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर रहता है। इनएक्टिवेटेड करने का मतलब क्या, जो बेसिकली क्या हुआ कि जो बैक्टीरियल कल्चर बहुत दिनों तक रखा था वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। उसके अंदर पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई, लेकिन अगर उसके अंदर एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी अभी भी है। समझ पा रहे इस चीज को? तो एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, इनएक्टिवेशन। किस चीज का इनएक्टिवेशन? पैथोजेनिसिटी। एक वैक्सीन है, एक वैक्सीन और एक लाइव बैक्टीरिया में क्या अंतर है? जो लाइव बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिसिटी भी कर सकता है और इम्यूनोजेनिसिटी भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने उसको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, इसको उसकी पैथोजेनिसिटी को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, तो मतलब वो किसी के अंदर इम्यून रिस्पांस तो इंड्यूस कर देगा, उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको इन्फेक्ट। अभी भी जितनी डिसीज आती है एक दो दिन हम देखते हैं, बेटा यहाँ लगा लो, ये यहाँ पर आ जाओ, ये खाली आप यहाँ पर आ जाओ, खाली ये चेयर, उधर से घूम के यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, समझ पा रहे हो आप इस कि जो आपने बोला था कि सर वो तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, वो कैसे कर सकता है? वो इनएक्टिवेट हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, इम्यूनोजेनिसिटी प्रेजेंट थी, उसके अंदर पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट नहीं थी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या कर रहे हो, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को इस तरीके से तैयार कर रहे हो कि उसके अंदर पैथोजेनिसिटी को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो या मिनिमाइज कर रहे हो, ताकि जो हमारे साथ इनोकुलेशन और वायरुलेशन ये सब में दिक्कत क्या थी, दोनों चीजें प्रेजेंट थी, दोनों प्रेजेंट थी, इसीलिए जो डेथ थी वो ज़्यादा होती थी, सर्वाइवलशिप कम था। ठीक है, तो वहाँ से वो उसमें और वैक्सीन में क्या अंतर है, इनोकुलम और वैक्सीन में क्या अंतर है, एक प्रॉपर वैक्सीन में क्या अंतर है? इनएक्टिव फॉर्म हमारे पास नहीं है। अब उस टाइम पे इनोकुलेशन के टाइम पे उनके पास पैथोजेनिसिटी थी और भी था, लेकिन जब वैक्सीन आपने बना ली तो आपने पैथोजेनिसिटी को मिनिमाइज कर लिया, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको क्या करा रहे हो, बचा पा रहे हो। उसमें हर किसी के ऊपर आप देखते हो वैक्सीन के ऐसे बहुत साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है, कुछ दिन तक बुखार आता है, एक दो दिन बुखार रहता है, किसी बच्चे को भी जब हम किसी बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं अपन, तो कुछ दिन तक उसको फीवर रहेगा, बीमार रहेगा, थोड़े दिन तक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, पर वो उसके लिए लीथल नहीं। वो तो पॉजिटिव रिस्पांस ही माना जाता है फीवर, क्योंकि वो होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है ना। पॉजिटिव रिस्पांस, अगर वो फीवर आया इसका मतलब क्या, उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हुई है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया, लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट किसका, एटीन्यूएशन। और एटीन्यूएशन का मतलब क्या है, इनएक्टिवेट करना। अब ये इनएक्टिवेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, यही लॉजिक है। किसी में हीट देके के हीट किल करके अपन बैक्टीरिया को मारेंगे, उसमें एंटीजेनिसिटी बना के इम्यूनोजेनिसिटी बना के रखेंगे, या किसी को क्या करेंगे, बहुत दिन तक बार बार कल्चर करेंगे, तो एक जनरेशन में से आगे जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसकी, तो उसके अंदर उसकी पैथोजेनिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या उसको किसी को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाएगी, इम्यूनोजेनिसिटी बच जाएगी। इस तरीके से क्या चलता है, किसका, इम्यून सिस्टम। ठीक है, बढ़े आगे। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था, कौन सा, लुईस पास्चर। हाँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, बुखार नहीं है, जरूरी नहीं है कि देखो हर जगह पे जो रिस्पांस है ना, हर पर्सन का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस कैसा होता है, अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि एक वैक्सीन से हम दो, अभी ये हुआ भी है, आपने देखा होगा जब कोविड की वैक्सीन ले रहे थे, तो कोविड की वैक्सीन के दौरान किसी को बहुत परेशानी हुई और किसी को कुछ भी नहीं हुई। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, कभी बुखार ही नहीं चढ़ा, 2 डोज 3 डोज जब मैंने लिए तो मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं हुआ।
ठीक है, लेकिन मेरे घर पे लोगों को हुआ। तो सबकी जो बेसिकली बोलना चाहिए रिस्पॉन्स अलग अलग है, ठीक है। जैसे अभी भी देख लो, अभी सर्दी बुखार का टाइम चल रहा है, कोई बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है और कोई बहुत जल्दी, तो सबका वो पर्टिकुलर जीन्स और ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं हुए होंगे, ठीक है। फीवर नहीं आया लेकिन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, तो फीवर एक प्रकार का क्या है, वन ऑफ द रिस्पॉन्स है किसका, इम्यूनिटी, ठीक है। हम जब अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद देखना, जब हम पढ़ते हैं इन्फ्लामेशन तो उसमें 5 साइंस पढ़ते हैं किसके, इन्फ्लामेशन के, आते हैं अभी आगे, ठीक है, पढ़ेंगे उसमें पढ़ते हैं उसको, ये समझ में आया। इसके बाद उन्होंने एंथ्रेक्स की भी बेसिकली क्या डेवलप की, वैक्सीन। एंथ्रेक्स पता है आपको किसके में, कैटल्स में होने वाली क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियस एंथ्रेक्सिस नाम का एक क्या होता है बैक्टीरिया, और इसको वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको क्रिस्टलाइज करके या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, एज अ बायो वेपन भी क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया, किसको, एंथ्रेक्स। बढ़िया आगे, हाँ, पॉस्चर ही थे जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट थी, उन्होंने रेबीज के लिए तैयार की। किसके लिए, रेबीज बेसिकली वायरस है रेबीज का। बढ़े आगे, यस सर। अब उसके बाद रॉबर्ट कोच आए और उन्होंने अपनी कोच पॉस्टुलेट के थ्रू अभी तक जितना सब कुछ इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में हो रहा था उसको कंक्लूड कर दिया 4 लाइन के अंदर, जिनको आप किसके नाम से जानते हो, कोच पॉस्टुलेट, ठीक है। पहला क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन डिसीज बट नॉट इन हेल्दी इंडिविजुअल। अब इन्होंने भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए थे अपने दौरान। ये बेसिकली क्या करते थे, कोई इन्फेक्शियस टिश्यूज है ना, जैसे एंथ्रेक्स पे ही काम किया मान के चलो। तो एंथ्रेक्स से क्या हुआ कि कोई भी कैटल जो कैसा था, इन्फेक्टेड था किससे, एंथ्रेक्स, तो किसी उसके टिश्यू के किसी पार्ट को इंक्यूबेट करते थे किसी हेल्दी इंडिविजुअल के साथ। वो देखते थे कि उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर भी क्या हो गया, इन्फेक्शन। तो उन्होंने एक कंक्लूजन ये निकाला, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन डिसीज बट नॉट इन हेल्दी इंडिविजुअल। तो हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, माइक्रो, ठीक है। बेसिकली ये बात किसकी हो रही है, सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज की बात। तो जो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे उसके अंदर उन्होंने माइक्रोब्स, जैसे एंथ्रेक्स है तो उन्होंने देखा कि इसमें एंथ्रेक्स का कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। उस टाइम पे माइक्रोस्कोपी सब कुछ आ गया था, स्टेनिंग वगैरह करके बैक्टीरिया वगैरह को सबको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो इन्होंने देखा कि जब एक टिश्यू है, इन्फेक्टेड टिश्यू को किसी के कांटेक्ट में, नॉन इन्फेक्शियस या हेल्दी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में रखा जाता है तो उसके अंदर क्या होने लगती है, डिसीज, ठीक है। सेम ऐसे ही है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कल्चर्ड फ्रॉम डिसीज इंडिविजुअल। अगर आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीडिया पे कल्चर करना है तो आप डिसीज इंडिविजुअल से उसको आइसोलेट करके पेट्री प्लेट पे क्या कर सकते हो, कल्चर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इनोकुलेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल विद द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट रिकैपिटुलेट द डिसीज। मतलब अगर आपने एक हेल्दी इंडिविजुअल को क्या दे दिया, कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट करा दिया तो उसको भी क्या हो जाएगी, डिसीज। तो बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट था, और the microorganism must be re-isolated from the inoculated disease individual and matched to the original microorganism। अगर आपने उसको पुराने माइक्रोऑर्गेनिज्म से उसको मैच किया, जिससे आपको इंक्यूबेट कराया था, दोनों को मैच करोगे तो बैक्टीरिया कैसा रहेगा, सेम। एक एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया था, उसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आइसोलेट किया, उसको कैरेक्टराइज कर लिया कि कौन सा बैक्टीरिया है, फिर उसका कल्चर किया, और कल्चर करने के बाद उसको फिर किससे इन्फेक्ट किया है, हेल्दी इंडिविजुअल। और आप कंपैरिजन करें उस बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ तो आपको कैसा दिखेगा, वो सेम। आई बात समझ में? तो ये होता है क्या, कोश पॉस्टुलेट जो 19th सेंचुरी में दी गई थी, किसके लिए, इन्फेक्शन। तो अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, इन्फेक्शन, है ना। एक कॉन्सेप्ट किसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शन। और अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि लुईस पाश्चर ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, वैक्सीनेशन। उसको आप बोलोगे एटीन्यूएशन। वैक्सीन के अंदर एटीन्यूएशन। और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बेसिकली जेनर के, इसमें वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर के
खाते में वो क्रेडिट है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे इंडिया में, चाइना में और भी बहुत सारी जगह पे ये ऑलरेडी इनोकुलेशन और वेरियोलेशन की जो प्रोसेस थी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली वैक्सीनेशन का अगर क्रेडिट किसको जाता है, एडवर्ड जेनर को। पॉस्चर को किस चीज़ का, एटेन्युएशन का, मतलब किस तरीके से वैक्सीन तैयार की जा सकती है। और लास्ट जो इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो किसका है, ये आ सकता है कभी भी, आप हो सकता है छोटी एग्जाम में पूछ ले। बड़े आगे, इसके अलावा ये क्यूबे जो बुक है इम्यूनोलॉजी की, उसके अंदर एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बना के दी है, इसको आपको पढ़ना है। मेरे को इसमें एक एक तो रीड नहीं करूँगा कि किसको किस में नोबेल प्राइज मिला। जो इम्यूनोलॉजी के फील्ड में जितने नोबेल प्राइज थे वो सब यहाँ पर लिखे हुए। कि एक बार बस इसको आप रीड कर लेना कि कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। बढ़े आगे, चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपना मेन टॉपिक जहाँ से एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए था। क्या ये बोर तो नहीं लगा? बेसिकली कहानी पढ़ना जरूरी है, कहानी पढ़ना जरूरी क्योंकि वहीं से तो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है किसका, और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो जर्नी पढ़ी, ये कई सालों की जर्नी, और ये किसी किताब में शायद नहीं मिली। अब अगर क्यूबे भी इम्यूनोलॉजी, क्यूबी अगर इम्यूनोलॉजी की पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आपको एक साथ ये सारी बुक्स, एक साथ चीज़ें, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, जो एडवर्ड जेनर था उन्हें आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था क्या? जो वेरिएशन था उसमें भी तो जो पैथोजेनिक एक्शन की रहती होगी ना, जो फॉर्म भी लेते नहीं, थे। उनको जब उन्होंने लिया तो उनको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। पर उन्हें भी ड्राई फॉर्म भी लिए थे सर, वायरस जो भी थी। वायरस नहीं, वो उन्होंने किससे इंसुल किया था, वुंड से इंजेक्ट किया। तो वो ड्राई था या वो लाइट था, उसमें तो उन्होंने उसमें कुछ मेंशन ही नहीं है। उन्होंने वुंड से क्या किया, कौन से, किससे, काउपॉक्स के वुंड से उसको आइसोलेट किया और दूसरे में इनोकुलेट। पर पर्टिकुलर डोजेस में डोज भी उनका वो नहीं था। डोज का कॉन्सेप्ट किसके पहले, इसके पहले जो वो वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट था उसमें उसके बारे में बात। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, कहाँ थे हम लोग, इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजी। अब ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया कि हमारी बॉडी में हर काम के लिए क्या है, स्पेशल टाइप के सिस्टम है। और ऐसे ही जो इम्यून या डिफेंस करने के लिए एक सिस्टम है जिसको आप क्या कहते हो, इम्यून सिस्टम, और उसकी स्टडी को आप क्या कहते हो, इम्यूनोलॉजी। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो अफेक्ट होती है किससे, इम्यून सिस्टम से। जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी, यहाँ पर 2-3 शब्द हैं, ये अभी ही समझ लेते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब आपको पता है कि जब आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाइपर सेंसिटिविटी। जरूरत से ज्यादा अगर आपका इम्यून सिस्टम काम करने लगे तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसके अंदर भी डिसीजेस हैं, इसके अंदर भी डिसीजेस हैं। ठीक है, जैसे एलर्जी, अस्थमा, इसके अंदर आती है हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस नाम की एक डिसीज है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिसीजेस को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनो डेफिशिएंसी, जैसे कि HIV, एड्स, ये बेसिकली किसका है, इससे रिलेटेड है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, जब आपका सिस्टम क्या कर हो जाए, सप्रेस हो जाए, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। बेसिकली HIV वायरस कहाँ इन्फेक्ट करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था CD4 सेल। CD4 सेल को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है, और उसकी वजह से इम्यूनिटी कैसी हो जाती है, लो। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन ये भी किसका पार्ट है, इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। अगर आपको एक पर्सन से के ऑर्गन किसको देने हैं, किसी दूसरे पर्सन को क्या करने हैं, ट्रांसप्लांट करने हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसप्लांटेशन। और ये ट्रांसप्लांटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, MHC। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, एक पर्सन का MHC दूसरे पर्सन के MHC से अगर मिलता है, ठीक है, तो उसको वो ग्राफ्ट क्या कर सकता है, एक दूसरे के अंदर उसका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं HLA टाइपिंग। क्या बोलते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस है, लिखते चलो क्योंकि ये स्लाइड्स में नहीं। HLA का मतलब क्या, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA टाइपिंग। जब अगर आपको ग्राफ चेक करना है कि एक पर्सन के का ग्राफ या जो टिश्यू है वो दूसरे पर्सन के अंदर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टडी को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, HLA टाइपिंग। बढ़े आगे, चलो ये 3 पॉइंट है, ये किसके लिए है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है।
हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली वो इन 3 चीजों पे काम करता है, रिकॉग्निशन, रिस्पांस और मेमोरी। 3 कीवर्ड्स हैं, इसको अच्छे से समझ लो। रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? पहचान। आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल्फ कंपोनेंट है या नॉन सेल्फ कंपोनेंट है, मतलब आपकी बॉडी का है या कहीं बाहर से आया है, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना ये इम्यून सिस्टम का सबसे पहला बेसिक फीचर है। अगर इम्यून सिस्टम इस चीज में फेल हो गया तो फिर सारी डिसीज, कौन सी डिसीज हो जाएगी? ऑटोइम्यून डिसीज। पहली बात समझी? तो रिकॉग्निशन इज द मेन फीचर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ अगर कैंसर के लिए अगर कभी कोई ड्रग बनेगी तो किससे बनेगी? इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो सिलेक्टिव है। इसको पता है कि कौन सी सेल को मारना है और कौन सी सेल को छोड़ना है, कौन सी सेल अपनी है और कौन सी सेल फॉरेन है। ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्स, जब पहला काम हो गया कि पहचान लिया कि दुश्मन कौन है, जब एक बार पहचान में आ गया कि दुश्मन कौन है तो उसको मारना आसान। तो दूसरा होता है रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, टी सेल मीडिएटेड हो सकते हैं, बी सेल मीडिएटेड हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि इन्नेट इम्यूनिटी में नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कैसे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। कुछ होंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड तो उनको हम बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और अगर कुछ सेल मीडिएटेड होंगे तो उसको बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फिर होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब जो पूरा कॉन्सेप्ट है किसका? वैक्सीनेशन का। वो ये 3rd पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेमोरी। मेमोरी का मतलब अगर कोई पर्सन किसी एक से क्या हो चुका है? पैथोजन से क्या हो चुका है? इंट्रोड्यूस हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है, तो वो दोबारा अगर उस पैथोजन अगर वो एंट्री करेगा तो ऑलरेडी उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी जिसको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं, जो उसको दोबारा किससे बचा लेगी? इन्फेक्शन से या डिसीज से बचा लेगी, या उसके अंदर उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगी, मतलब उतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा कि पहले एक्सपोजर में होगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेमोरी। देयर आर 3 फीचर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स और मेमोरी। ठीक है, बढ़े आगे। अब जो इम्यूनिटी की बात की तो इम्यूनिटी की क्या है? स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, किससे? इन्फेक्शियस डिसीज या बाहर से। तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव। Immunity is the state of protection from the infectious disease. It has both less specific and more specific component. Less specific component का मतलब non specific, सबके लिए, चाहे पैथोजन किसी भी प्रकार का हो, फॉरेन बॉडी किसी भी प्रकार की हो। जैसे इसका एग्जांपल दे लो, स्किन। स्किन क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक बैरियर है, किसके लिए? पैथोजन्स के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वायरस के लिए अपनी स्किन चेंज हो जाती है, बैक्टीरिया के लिए अपनी स्किन चेंज हो जाती है। चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कोई भी हो, स्किन तो स्किन है, वो नॉन स्पेसिफिक है। वो नॉन स्पेसिफिकली क्या करती है? बैक्टीरिया और वायरसेस को इंटर होने से रोकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस तरीके की इम्यूनिटी को इन्नेट। और एडॉप्टिव मतलब स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया या वायरस के इंटर होने के बाद अगर डेवलप हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग एडॉप्टिव। आ रही बात समझ? बढ़े आगे। सर इन्नेट और एडैप्टिव में तो मेन डिफरेंस ये ना कि जो बिफोर बर्थ होती है दैट इज द इन्नेट एंड एक्वायर्ड। है ना, अभी बहुत सारा है, अभी खत्म का हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी तो मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ाना शुरू किया है। जब आप सोचो आज की क्लास याद करना, और जब हम कभी क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, साइटोकाइंस पढ़ेंगे, वो असली मजा है किसका? CSIR नेट की प्रिपरेशन करने का। क्या ये तो सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब इसमें से कोई क्वेश्चन आपको सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ ये जो हम कॉन्सेप्ट, इम्यूनिटी और ये सब चीज़ों पे बात करें, ये बहुत ज़्यादा नेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ये किसके लिए ज़्यादा काम आएगा? सेट के लिए और गेट के लिए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। जब आप लोग ये सब नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्ट साइटोकाइन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसा लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जब वो 4-5 क्वेश्चन दिए थे? सर क्या ही पागलपन कर रहे हो आप मेरे साथ, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए। ये तो मुझे कुछ ही समझ नहीं आ रहा है। वो जो बड़ा वाला एक क्वेश्चन आ गया था, सही हो गया, बड़े वाले में नहीं, वो जो छोटे वाला फिर भी थोड़ा समझ में आया। तो वो यही मुझे वही चीज दिखानी थी थोड़ी देर के लिए कि आपको कहाँ पढ़ना है। देखो, जब आप वो जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तब आपको कुछ बहुत कीवर्ड्स मिल रहे होंगे बार बार, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, MHC, CD4, CDA। तो अब आपको इन्हीं सब चीज़ों पे जब आप एग्जाम के प्रिपरेशन करोगे, है ना,
जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उस प्रिपरेशन में आपको यही सब चीज़ों पे फोकस करना है। किसके ऊपर? ये तो आप एक स्लाइड पढ़ के इसको आज पढ़ लो, आज ही समझ लो और आज ही इसके नोट्स बना करके इसको खत्म कर दो आज, क्योंकि ये क्या है, सब बेसिक्स है। आपको CSIR नेट के एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला कि एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं पूछने वाला, और शायद वो आपको गेट और सेट में भी ना पूछे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा तब तक आप क्या ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम समझ लो। तो उसको पढ़ने का बेस क्या है, वो यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ से आगे हम लोग? इम्यूनिटी बेसिकली कितने टाइप की होती है? अडॉप्टिव और इनेट। अडॉप्टिव का मतलब जो किसी पैथोजन स्पेसिफिक के इंटर होने के बाद अगर डेवलप हो रही, कोरोना वायरस आपके अगर इंटर कर रहा है और इंटर होने के बाद अगर आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही तो उसको आप क्या बोलोगे? अडॉप्टिव। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब नेचुरल भी जो नेचुरली, और आर्टिफिशियल का मतलब जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीनेशन से, ड्रग से, उसको क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल। अब नेचुरल का मतलब देखो, नेचुरल में पेसिव और एक्टिव। पेसिव का मतलब अगर फीटस जो बच्चा है वो अपने मदर के मिल्क से एंटीबॉडीज ले रहा है, बनी बुनाई एंटीबॉडीज, रेडीमेड रेडी प्रिपेयर एंटीबॉडी, कौन सी? IgA। तो इस तरीके के रिस्पांस को आप क्या बोलोगे? पेसिव। मतलब उसमें बच्चा ना एक्सपोज हो रहा है किसी एंटीजन से, ठीक है, ना ही कोई पैथोजन उसके अंदर इंटर कर जा रहा है, लेकिन मिल्क के थ्रू वो एंटीबॉडी उसके अंदर जा रही है, बनी बुनाई रेडी प्रिपेयर एंटीबॉडी, तो उसको क्या बोलोगे? पेसिव। लेकिन आप क्या कर रहे हो? किसी को इम्यूनाइज कर रहे हो। अभी तक हमने जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसेस देखी वो क्या थी? एडाप्टिव, नेचुरल, एक्टिव। तो आप क्या करना चाहिए? सॉरी, जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है आपके अंदर और आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने लगता है विदाउट वैक्सीनेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया है, सपोज एक बैक्टीरिया अंदर गया और अंदर जाने के बाद उसके अगर एंटीबॉडी बनने लगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडाप्टिव इम्यूनिटी। कौन सी वाली? एक्टिव। लेकिन जो एंटीबॉडीज का सिंथेसिस है वो आपकी बॉडी के अंदर हुआ है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स के रिजल्ट में बना है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव। लेकिन बच्चे के अंदर वो एंटीबॉडी खुद से नहीं बनी, वो कहाँ से बनी है? मदर्स के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ होगा उससे बनी, तो उसको क्या बोलेंगे? पेसिव। उसके बाद आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में अब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंजेक्शन से क्या करना चाह रहे हो? इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल। तो ये भी दो टाइप की होती है, एक्टिव और पेसिव। तो पेसिव में आप क्या कर रहे हो? अल्टीमेट प्रोडक्ट। जैसे किसी ने सांप ने काट दिया किसी को, ठीक है, अब सांप ने काट दिया तो आप क्या करोगे? उसके अंदर थोड़ा सा एंटीटॉक्सिन, थोड़ा सा क्या लोगे? उसका वेनम लोगे, फिर उसके अगर इंट्रोड्यूस कराओगे, फिर उसके अंदर का इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस होगा, तब तक तो वो गया, बच जाएगा ना। अगर किसी ने कोबरा ने किसी ने काट दिया, क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उसका एंटीडोट ढूंढोगे। एंटीडोट कैसे बना है? एंटीडोट कैसे बना है? आपने हॉर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा वेनम, इसका स्नेक वेनम डाला है, उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, उसके ब्लड से आपने क्या एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करके रखा है, और प्यूरिफाई करने के बाद उसको आप इंजेक्ट कर रहे हो किसके अंदर? जिस पर्सन को स्नेक ने कट किया। मतलब इसमें इम्यून सिस्टम किसका काम किया? हॉर्स का। और जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था? एंटीबॉडी। और आपने उस एंड प्रोडक्ट को किसके अंदर डाल दिया? पर्सन के अंदर। तो वो पूरी प्रोसेस कम हो गई, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ किसका? उस एंटीबॉडी का, कि उसने उस टॉक्सिन को क्या कर लिया? न्यूट्रलाइज कर लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेसिव। और एक्टिव का मतलब क्या हुआ? आप क्या कर रहे हो? इम्यूनाइजेशन कर रहे हो। जो इम्यूनाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस जब से पढ़ रहे हैं आधे घंटे से, वो क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें आप क्या कर रहे हो? बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है या इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये चार्ट समझ में आ रहा है? सर नेचुरल वाला एक बार फिर से। नेचुरल का मतलब क्या हुआ? नेचुरल दो टाइप का है, एक्टिव और पेसिव। अगर आपको अभी कोई वायरस इन्फेक्ट हुए और इन्फेक्ट होने के बाद आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव। बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया से आपका इम्यून सिस्टम एक्सपोज हुआ और आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव। लेकिन अगर आपको मैंने रेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी लाकर कहीं से दे दी, तो उसको क्या बोलेंगे आप? पेसिव। ठीक है, और आप ये सब कुछ कुछ नहीं कर रहे, ये खुद आपको किससे मिल रही है? मदर से मिल रही है। इसके अंदर बच्चे को किसके थ्रू? मदर मिल के आया समझ में? सर कोवैक्सीन और कोविशील्ड शायद अलग-अलग टाइप्स वो लाइव सेल वैक्सीन है,
पढ़ेंगे। उसके लिए अपने वो मूवी देखो, कौन सी वाली, वैक्सीन वॉर, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तुम्हारी बात भी रख लेते हैं अनुष्का। बोर तो नहीं हो गए? नो सर। नींद आ रही है इधर नहीं? तब हो गया टाइम, छोड़ दूं? नो सर। हाँ, नो सर। छोड़ दूं? नो सर। बोलो दिनेश क्या कर रहा है, छोड़ दे? नो हाफ सर। एन आवर, हाफ एन आवर, नो सर। आधा घंटा। सर जो बोल रहे उनको जाने दो। नो सर। नहीं सर, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। सर पढ़ाइए ना। 10 मिनट पढ़ लेते हैं, 10 मिनट। कुछ लोग बोल रहे हैं, कितने लोग चाह रहे हैं छोड़ दो, हाथ खड़े करो ऑनेस्टली। अरे अब ऐसे मत करो, जल्दी बताओ कितने लोग चाह रहे हैं कि छोड़ दो। सर 12:30 से हमारी क्लास है कम्युनिकेशन। हाँ तो कम्युनिकेशन की क्लास 12:30 से, तो 10 मिनट है भी आपके पास, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लीजिए। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी ये कहाँ से होती है? प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। कैसी है? नॉन Non-specific or नेचुरल। it provides first line of defense. It has no memory or found in all forms of life. तो ये डिफरेंशिएट करता है किसको? इन्नेट और एडाप्टिव। क्या है? बर्थ से होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और इसमें मेमोरी नहीं होती। एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट आफ्टर एंटीजेनिक चैलेंज। इसका मतलब अगर कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तब ये इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसको हम बोलते हैं एडाप्टिव। और ये कैसी है? स्पेसिफिक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। और डाइवर्सिटी का मतलब ये कि हर टाइप के एंटीजन के लिए, हर टाइप के बैक्टीरिया के लिए क्या है? स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब वो डिफरेंशिएट कर सकती है कि कौन सा कंपोनेंट अपना है और कौन सा कंपोनेंट बाहर है। फाउंड इन ऑल जॉ वर्टिब्रेट्स, जितने भी वो हैं कौन से जब जॉ, उनको क्या बोलेंगे? जॉ, ग्नेथास्टोमा, इसके लिए शब्द क्या है? और सभी ग्नेथास्टोमास में ये पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? चलो यहाँ से छोड़ देते हैं, स्किन, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटर्स, ये सब। अब यहाँ से थोड़े से जो क्वेश्चंस आने वाले जो हैं क्या होते हैं? एक्यूट फेज प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, साइटोकाइंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या होता है? ये कंफ्यूज आती है। ठीक है, कौन सी स्लाइड? पिछली वाली स्लाइड की पिक्चर्स लेना। पिक्चर की पूरा डल जाएगा, वीडियो ही डल जाएगा। सर आप